हेलो दोस्तों, सभी को मेरा नमस्कार। मैं राजेश चौधरी एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। तो अभी तक हमारे क्लास 11 के जो दूसरा चैप्टर है मात्रक और मापन यानी यूनिट्स एंड मेजरमेंट, उसके बहुत सारे लेक्चर यानी अभी तक हमारे आ चुके हैं और आज उससे ये अगला लेक्चर है। अभी हमारे टॉपिक चल रहा है डायमेंशनल एनालिसिस, यानी विमाओं के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि विमा क्या होती है, डायमेंशन क्या चीज होती है। तो उससे आगे आज शुरू करते हैं। हालांकि लगभग हमने 50 के आसपास विमाएं अब तक पढ़ लिए। आपने शायद उनके ऊपर सबके ऊपर यानी एक एक करके सारों के ऊपर यानी नंबर लगाए होंगे, तो आपको पता होगा। तो हमने 50 के आसपास विमा पढ़ लिया और जो कुछ भी विमाएं आज बची है वो आज हम पढ़ेंगे। विमा वाला टॉपिक आज कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज के टॉपिक में हमने भाई अभी तक वैसे तो बहुत सारी विमाएं पढ़ ली है, लेकिन हमने धारा की बीमा पढ़ ली, आवेश की बीमा पढ़ ली, है ना। इससे अगली जो बीमा है हमारे, वो हम पहले पढ़ते हैं विद्युत फ्लक्स। तो देखो भाई, विद्युत फ्लक्स क्या चीज होती है ना। विद्युत फ्लक्स यानी फाई ई, इसको अभिवाह भी कहते हैं हिंदी में। क्या कहते हैं? अभिवाह, है ना। ये क्लास 12 का टॉपिक है, लेकिन हम यहाँ पर केवल विमाओं की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो विद्युत फ्लक्स क्या होता है इसके बारे में आपको जानने की आवश्यकता नहीं है। सूत्र आपको मैं बताऊंगा, उसके आधार पर आपको विमा निकालनी है। और वैसे आप जैसे जैसे 11वीं 12वीं जो कंप्लीट कर लोगे और फॉर्मूले सारे आपको याद हो जाएंगे, है ना, और आप इन सब के बारे में पढ़ लोगे, तो बाद में तो फिर कोई आपकी दिक्कत ही नहीं आएगी। तो अभी अगर आपके कोई भी भौतिक राशि समझ में नहीं आ रही कि यार ये क्या है क्या नहीं है, तो उनके ऊपर आपको ध्यान नहीं देना। आपको ध्यान केवल देना है कि विमा निकालते कैसे, है ना, डायमेंशन कैसे निकालते हैं किसी भी भौतिक राशि की। हम केवल उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं और हम ये नहीं समझ रहे हैं कि भौतिक राशि क्या चीज होती है वास्तव में, है ना। तो देखो, ये विद्युत फ्लक्स क्या है इसके बारे में मैं चर्चा बिल्कुल भी नहीं करनी है। फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि जो ये विद्युत फ्लक्स है, ये वास्तव में विद्युत बल रेखाओं की संख्या को कहते हैं, है ना। जो विद्युत बल रेखा होती है, विद्युत क्षेत्र होता है, वो विद्युत बल रेखाओं से मिलकर बनता है, जो अदृश्य होती है। उन्हें विद्युत बल रेखाओं की संख्या को कहते हैं विद्युत फ्लक्स या अभिवाह, है ना। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं इसको, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो इसकी सबसे पहले हम निकालते हैं यूनिट। तो इसकी यूनिट कई बार यानी फ्लक्स की जो यूनिट है वो स्टूडेंट वेबर लिख देते हैं। तो आपको वेबर कभी भी नहीं लिखने है, क्योंकि वेबर चुंबकीय फ्लक्स की यूनिट होती है। तो यहाँ पर आपको एक खास तौर से ध्यान रखना है, इसकी यूनिट वेबर नहीं होती। अब देखो, यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र है इसका मात्रक होता है न्यूटन पर कूलम, क्षेत्रफल का होता है मीटर स्क्वायर, और ये डायमेंशन लेस होती है, ये डायमेंशन लेस होती है। cos थीटा एक त्रिकोणमितीय फलन है, आपको पहले बता चुका हूं मैं। और ये क्या होता है वास्तव में? डायमेंशन लेस होती है। कैसी होती है? डायमेंशन लेस होती है। तो यहाँ पर देखो, तो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये इसकी एक यूनिट होगी, है ना। इसके अलावा एक यूनिट विद्युत क्षेत्र की यूनिट होती है वोल्ट पर मीटर, और क्षेत्रफल की मीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर से 1 मीटर कट गया तो मात्रक आया वोल्ट इंटू मीटर। तो इसकी 2 यूनिट होती है, एक तो मात्रक है इसका न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर, एक है वोल्ट इंटू मीटर। यहां से इसकी डायमेंशन हमें निकालनी है। तो डायमेंशन के लिए ये फॉर्मूला ज्यादा अच्छा रहता है ना। न्यूटन बल का मात्रक है और इसकी जो डायमेंशन है वो हम जानते हैं होती है m1 L1 T-2, और जो कूलम है वो आवेश का मात्रक है, इसकी डायमेंशन होती है 80, और यहाँ पर मीटर स्क्वायर है, इसकी डायमेंशन होगी L2, है ना। तो यहाँ पर देखो, क्योंकि मीटर है, मीटर लंबाई है, तो लेंथ को L से लिखते हैं, और पावर 2 है, तो यहाँ पर भी इसकी घात हम 2 लगा देंगे। तो अब देखो, इसको सोल्व करो तो इसकी डायमेंशन हो जाएगी m1, और देखो L3 कितना? L3 T-2 है भाई, ये माइनस और ऊपर आएगा तो T-3, ए ऊपर आएगा तो A-1। तो ये इसकी डायमेंशन है ना। तो आपको समझ में आया? अगर आपको फॉर्मूला दे दिया जाए तो आप डायमेंशन कैसे निकाल सकते हो, है ना। इसके लिए मैं पहले की कुछ डायमेंशन आनी चाहिए। जैसे ये बहुत ही आसान था, आवेश की डायमेंशन 80 मैंने कहा था, सीधा याद रख लेना। बल की यूनिट है वो तो आपको याद रखनी यूनिट और उसकी डायमेंशन, तो क्योंकि वो हमेशा काम में आती है। और मीटर स्क्वायर क्या है वास्तव में? क्षेत्रफल की यूनिट है, जो मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं। तो पहली बार विमा एक बार आप पूछे, एक आध याद कर लेना, हालांकि प्रैक्टिस के दौरान याद हो जाती है ना, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब इससे आगे देखो, अब इससे हम आगे चलते हैं और हम देखते हैं एक होती है विद्युत प्रवृत्ति। क्या होती है? उससे पहले हम बात करते हैं आपेक्षिक विद्युतशीलता। ये तो भाई आपेक्षिक विद्युतशीलता है, ये क्या चीज होती है इसके बारे में हमने पीछे वाले लेक्चर में पढ़ा था, विद्युतशीलता के बारे में। केवल किसके बारे में पढ़ा था? विद्युतशीलता के बारे में। इसको कहते हैं परावैद्युतांक। देखो, इसको कहते हैं
रिलेटिव परमिटिविटी। क्या कहते हैं भाई? रिलेटिव परमिटिविटी, या इसको कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, है ना। अब देखो ये जो होता है वो होता है एप्सिलॉन आर बराबर एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको पढ़ने में कैसे पढ़ते हैं? एप्सिलॉन, है ना, एप्सिलॉन पढ़ते हैं इसको। एप्सिलॉन आर इक्वल्स टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन आर जो है, आर का मतलब रिलेटिव, यह है रिलेटिव परमिटिविटी। इसकी यूनिट हमें निकालनी है। तो ऊपर वाला एप्सिलॉन, नीचे वाला भी एप्सिलॉन। फर्क इतना है, ये तो है मीडियम के लिए, यानी माध्यम के लिए। किसके लिए है? माध्यम के लिए। और ये है निर्वात के लिए, वैक्यूम के लिए है। तो दोनों चीजें एक ही है, बस ये अलग अलग माध्यम के लिए डिफाइन है ना। तो इन दोनों की यूनिट है वो बिल्कुल सेम होती है। ऊपर वाले की यूनिट कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, नीचे वाले की यूनिट भी कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इससे ये कट गया, तो ये डायमेंशन लेस होती है, यानी विमाहीन है। और ये मात्रकहीन भी होती है, विमाहीन मात्रकहीन, ये इसकी डायमेंशन है ना। अब देखो इसके बाद में अगले जो हमारी विमा है, अगली हम बात करते हैं विद्युत प्रवृत्ति के बारे में। किसके बारे में? विद्युत प्रवृत्ति। विद्युत प्रवृत्ति यानी इसको कहते हैं भाई इलेक्ट्रिक टेंडेंसी। इलेक्ट्रिक टेंडेंसी, है ना, ये इसको कहते हैं विद्युत प्रवृत्ति, है ना। ये क्या चीज होती है? विद्युत प्रवृत्ति का जो फॉर्मूला है वो होता है काई ई बराबर एप्सिलॉन आर माइनस 1, यानी एप्सिलॉन आर इक्वल्स टू काई ई प्लस 1। इसको काई बोलते हैं भाई। इसको ऐसे लिखा जाता है, ऐसे लिख दिया, फिर ऐसे, है ना, काई, है ना। और इंग्लिश में ऐसे लिखा जाता है CHI, लेकिन पढ़ने में इसको हम काई पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? काई। तो देखो एप्सिलॉन, सॉरी, ये जो काई ई है ये एप्सिलॉन आर माइनस 1 है। यहाँ पर अगर हम गौर से देखें तो और कोई यहाँ पर कोई भौतिक राशि नहीं है, तो इसमें से -1 ये कम हो रहा है। 10 में से कम कर देंगे तो 9 बचेगा, लेकिन 9 ये इसी वाली चीज का बचेगा। अब ये एक ही राशि है यहाँ पर, और ये एक तो कांस्टेंट है, तो ये डायमेंशन लेस है, तो ये भी कैसी होगी? डायमेंशन लेस। तो भाई आपकी ये वाली भी विमाहीन मात्रकहीन होती है, यानी डायमेंशन लेस है, यूनिट लेस है ना। ये देखो अब इसके बाद में चलो आगे। अगर हम इससे आगे चलें तो विद्युत प्रवृत्ति के बाद में हम बात करते हैं प्रतिरोध के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? प्रतिरोध। देखो भाई प्रतिरोध क्या चीज है? प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस, देखो भाई ये रेजिस्टेंस क्या चीज होती है? ये आपने हालांकि 10th क्लास में इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा होगा। तो जो इसका जो फॉर्मूला होता है भाई वो होता है V बराबर IR, है ना। ओम के नियम से निकल के आता है, यहीं से हमें इसकी यूनिट मिल जाती है। तो R बराबर V बटे I। तो फॉर्मूले से इसकी यूनिट क्या आती है? वोल्ट पर एम्पियर। क्या आती है? वोल्ट पर एम्पियर। विभवांतर का मात्रक वोल्ट, धारा का मात्रक एम्पियर। तो एक तो इसकी ये यूनिट आ गई, एक इसकी यूनिट होती है ओम। क्या होती है भाई? ओम होती है। उसको ऐसे लिखा जाता है ना, उसको ऐसे लिखा जाता है। इसको पढ़ने में ओमेगा पढ़ा जाता है। जैसे ये लैम्बडा होता है, ये फाई होता है। क्या होता है? फाई, है ना। ये साई होता है, यानी साई, है ना। बिल्कुल इसी प्रकार इसको पढ़ने में क्या पढ़ा जाता है? ओमेगा। क्या पढ़ा जाता है? ये जो साइन मैंने यहाँ पर बोर्ड पर बनाया है ना, इसको पढ़ने में क्या पढ़ा जाता है? ओमेगा। ओमेगा को वैसे ऐसे भी लिखा जाता है W की तरह, है ना, लेकिन उसके ऊपर वालों सिरों को थोड़ा सा पास में ले आते हैं, तो इस टाइप से भी इसको लिखा जाता है। तो ये इसकी यूनिट हो गई 2। अब इसकी हम निकालते हैं डायमेंशन। तो डायमेंशन निकालने के लिए हम पहले V की डायमेंशन निकालें। तो V बराबर हम जानते होता है W/Q। ये फॉर्मूला आपने 10th क्लास में पढ़ा है, पीछे मैंने बता भी दिया है। तो यहां से इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी? M1L2 T-2। और चार्ज की डायमेंशन क्या होगी? 80। तो ये तो किसकी हुई? V की। अब I की हमारे पास में एम्पियर है, तो इसको यहां पर उठा के रख दो। तो देखो क्या होगा इसके अंदर। देखो भाई, तो यहां से इसकी डायमेंशन आएगी R बराबर M1L2 T-2। ये तो वर्क की होगी, बटे आवेश की क्या हुई? 80। और ये होता है अपना फॉर्मूला इसका V बटे I। तो V की लिए होगी, I की क्या होगी? A1। तो यहां से इसकी डायमेंशन क्या होगी? M1L2 T-3, क्योंकि -2 तो ऊपर है, T ऊपर जाएगा तभी इसकी पावर 1 है। यहाँ पर 1 है तो ऊपर जाने किसका होगा? इसकी पावर, यानी घात नेगेटिव हो जाएगी। नेगेटिव होगी तो -2 और -1 कितना? -3। और ये हो जाएगा A-1। देखो, है ना, ये इसकी डायमेंशन आ गई।
अब यहाँ पर एक चीज हमने गड़बड़ कर दी, यहाँ पर 1 और 1 2 है, तो A-2 होगा, है ना। तो ये आपके प्रतिरोध की विमा आ गई। अब इसमें एक चीज और होती है, वो होता है चालकत्व। क्या होता है भाई? चालकत्व होता है। देखो ये क्या चीज है, देखे ये अब की बार जो हमारी विमा है वो है आपका चालकत्व। चालकत्व को भाई जी से लिखते हैं और इसका फॉर्मूला होता है G बराबर 1/R। यानी ये जो हमारे जो रेजिस्टेंस होता है इसका जस्ट उल्टा होता है। तो अभी उसकी विमा क्या आई थी हमारे, M1L2 T-3 A-2। तो ये उल्टे कर देंगे इसको, तो G की विमा क्या आ जाएगी, M-1 L-2 T3A2। ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया, है ना। ये इसकी डायमेंशन आ गई। यूनिट क्या हो जाएगी इसकी जी की, देखो यहाँ पर नीचे है ये, तो इसकी हो जाएगी ओम इनवर्स। क्या होगी? ओम इनवर्स होगी इसकी। तो ये इसकी यूनिट होगी चालकत्व की। अब देखो अगली डायमेंशन, अगली जो डायमेंशन के बारे में हम बात करेंगे, ये केवल आपके प्रैक्टिस के लिए, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट भी चल रहा हूं ताकि केवल आपकी प्रैक्टिस हो। इसको आपको लिख लिख के रफ कॉपी में प्रैक्टिस करनी, केवल आपको डायमेंशन निकालना सीखना है यहाँ, और किसी भी चीज पे ध्यान नहीं देना है कि प्रतिरोध क्या है, ये चालकत्व क्या है, ये सर क्या पढ़ा रहा है, ऐसा है ना। तो इसके अंदर हर बार हर स्टूडेंट में ऐसा ही होता है, ये बेसिक जानकारी होती है। तो यहाँ पर डायमेंशन की केवल आपको प्रैक्टिस करनी है और कुछ भी नहीं। फॉर्मूला मैं दूंगा आपको, फॉर्मूला और किसी भी भौतिक राशि के बारे में जानकारी मैं दूंगा कि ये भौतिक राशि है, ये इसका फॉर्मूला है, और फॉर्मूले में ये चीजें ये सारी है, उसके आधार पर आप उसकी डायमेंशन निकालें। तो केवल आपको यहाँ प्रैक्टिस करना है, बाकी किसी भी चीज के बारे में कुछ भी आपको जानने की अभी आवश्यकता नहीं है। आगे सारी चीजें बता दी जाएगी आपको, जितनी मैं चीजें यहाँ बता रहा हूँ डायमेंशन में, उतनी की उतनी सारी चीजें 11वीं 12वीं में आगे आपको टीचर बताते रहेंगे, मैं बताता रहूंगा, है ना। अब देखो अगली जो डायमेंशन है वो है आपके प्रतिरोधकता। इसको भी कहते हैं रेजिस्टिविटी। क्या कहते हैं? रेजिस्टिविटी। तो देखो ये रेजिस्टिविटी क्या होती है, इसका जो भाई फॉर्मूला होता है वो देखो R बराबर होता है रो L/A। ये आपने पढ़ा होगा, L लेंथ है, A एरिया है यानी क्षेत्रफल, और रो क्या है, यहाँ पर इसको रो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रो, है ना। ये रोने वाला रो नहीं है कि तू रो, है ना, रोना शुरू कर दे तू रो, वो नहीं है रो, ये है ना। इसको पढ़ने में रो पढ़ा जाता है। अब देखो R बराबर रो L/A, तो रो बराबर क्या हुआ, RA/L। यहां से यूनिट निकालो इसकी, R की तो ओम इंटू एरिया की मीटर स्क्वायर, और इसकी मीटर, मीटर से मीटर कट गया तो ये हुआ ओम इंटू मीटर। ये इसकी क्या हो गई, यूनिट हो गई। अब देखो डायमेंशन निकालो इसकी, तो डायमेंशन अगर हम निकालें तो ओम प्रतिरोध है, तो प्रतिरोध की डायमेंशन क्या आई थी, M1L2 T-3 A-2। क्या यही आई थी, अभी अभी हमने पढ़ी, और इसकी हो गई L1। तो देखो क्या हो जाएगा, तो रो बराबर हो जाएगा M1L3 T-3 A-2। ये इसकी डायमेंशन हो गई, किसकी, प्रतिरोधकता की, रेजिस्टिविटी। ये डायमेंशन है, विमा हो गई इसकी। अब अगली विमा हम किसकी पढ़ेंगे, अगली विमा हम इसके उल्टे की पढ़ेंगे। जैसे प्रतिरोध की पढ़ी थी ना, बिल्कुल उसी प्रकार से उसको हम कहते हैं चालकता। क्या कहते हैं, चालकता कहते हैं। इसको सिग्मा से बताते हैं, है ना। इसको कंडक्टिविटी कहते हैं। तो सिग्मा चालकता, तो सिग्मा इक्वल टू होता है 1/2, यानी इसके रेसिप्रोकल होता है। तो अभी जो इसकी डायमेंशन, इसकी यूनिट तो क्या थी, ओम इंटू मीटर, तो इसकी यूनिट क्या हो गई, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ये तो यूनिट हो गई, इसकी मात्रक हो गया। अब मात्रक के बाद में इसकी विमा कैसे निकालेंगे, तो इसकी विमा देखो, रो की विमा क्या आई थी अभी, देखो M1L3 T-3 A-2, यही इसकी विमा आई थी। तो सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा, M-1L-3 T3, और ये हो जाएगा आपके A2। ये इसकी विमा हो गई। देखो मामला कंप्लीट, है ना। अरे है ना इजी, बिल्कुल इजी सारी चीजें हैं, केवल आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करते जाना है। अब इसके बाद में देखो अगली अगली जो भाई यहाँ पर विमा है वो हम पढ़ेंगे सबसे पहले। देखो ये सारी चीजें तो होगी, धारा घनत्व, इसकी धारा घनत्व। तो देखो ये धारा घनत्व क्या चीज होती है, धारा घनत्व यानी इसको हम कहते हैं करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी देखो, तो करंट डेंसिटी का जो भाई फॉर्मूला होता है वो होता है J बराबर I/A cos थीटा।
ये इसका फॉर्मूला था। cos थीटा तो एक प्रकार का ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, त्रिकोणमितीय फलन है, तो ये तो विमाहीन मात्रहीन होगा। तो केवल धारा और क्षेत्रफल इनके तो मात्रक होंगे, तो यहां से इसकी यूनिट क्या आएगी, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। धारा का मात्रक तो एम्पियर और क्षेत्रफल का मीटर, तो क्या होगा मीटर स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर इसकी अब निकालो हम विमा, तो विमा कैसे निकालेंगे, जे बराबर धारा की विमा तो A1 और इसकी विमा L2। तो देखो देखिए जे बराबर क्या होगा, जे बराबर हो जाएगा M0 L-2 T0 A1। ये इसकी डायमेंशन होगी, है ना। ये किसकी डायमेंशन हो गई, धारा घनत्व की। किसकी हो गई, धारा घनत्व की डायमेंशन हो गई। अब इसके बाद में देखो अगला, इसके बाद में अगर हम बात करें भी, तो हम बात करेंगे अब सबसे पहले चुंबकीय क्षेत्र की। किसकी बात करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र की। तो चुंबकीय क्षेत्र को भाई बी से लिखा जाता है ना। बायो सावर्ट ने इसके बारे में काफी शोध किए थे और इसी वजह से उनके सम्मान में इसको बी से लिखा जाता है। वास्तव में इसको कहते क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड इसको कहा जाता है। अब देखो भाई ये मैग्नेटिक जो फील्ड है इसकी डायमेंशन और फॉर्मूला हम कैसे निकालते हैं, तो देखो F बराबर QVB sin थीटा, ये इसका फॉर्मूला होता है। किसका होता है, मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशन निकालने के लिए यही फॉर्मूला हम काम में लेते हैं। 12वीं क्लास में आप इसके बारे में पढ़ोगे मैग्नेटिज्म में, है ना। तो देखो यहाँ पर B जो है वही क्या आपका चुंबकीय क्षेत्र, तो F/QV sin थीटा। sin थीटा तो यूनिट लेस डायमेंशन लेस है, तो इसका विमा और मात्रक में कोई भी मतलब नहीं, केवल मतलब किसका है, F, Q और V का। तो यहाँ पर इसकी जो यूनिट है वो क्या होती है, यहाँ से तो इसकी न्यूटन और इसकी कूलाम और इंटू इसकी और इसकी मीटर पर सेकेंड। तो एक यूनिट होगी न्यूटन इंटू सेकेंड पर कूलाम इंटू मीटर। एक यूनिट तो इसकी ये हो जाती। अब एक यूनिट इसकी और क्या हो सकती, एक यूनिट इसकी होती है टेस्ला, है ना। टकला नहीं, टेस्ला, है ना। यहाँ पर टकला नहीं बोलना है, टेस्ला बहुत ही फेमस साइंटिस्ट है ना। उसी के सम्मान में इस चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला रखा गया। तो टेस्ला ये इसकी यूनिट होती है, मात्रक होता है इसका। अब देखो इसके मात्रक के बाद हमारे कौन सा मात्रक काम का है, ये बड़ा कि ये बड़ा, हमारे ये बड़ा मात्रक काम का है, क्योंकि हमें तो विमा निकालनी। तो विमा निकालने के लिए हम इस मात्रक का प्रयोग करेंगे। तो कौन सा मात्रक था हमारे पास में, न्यूटन इंटू सेकेंड पर कूलाम इंटू मीटर। तो देखो न्यूटन के डायमेंशन M1 L1 T-2, सेकेंड की T1 अपॉन कूलाम की A1 T1 80 और मीटर की L1। तो देखो इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, M1 और देखो ये हो जाएगा L1 से L1 कैंसिल हो गया तो L0 और ये हो जाएगा, तो T1 से T1 कैंसिल हो गया तो T-2 और A-1। ये इसकी डायमेंशन होगी, है ना। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, चुंबकीय क्षेत्र को चुंबकीय फ्लक्स घनत्व भी यहाँ पर कहा जाता है। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व या चुंबकीय परागण, इस नाम से भी इसको जाना जाता है, चुंबकीय परागण। ठीक है भाई। अब देखो, अब आगे चलो और बात करते हैं चुंबकीय फ्लक्स की। किसकी बात करते हैं, चुंबकीय फ्लक्स की। तो देखो चुंबकीय फ्लक्स की डायमेंशन और यूनिट क्या होती है, चुंबकीय फ्लक्स। तो ये जो चुंबकीय फ्लक्स है इसको हम कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स, इसका जो फॉर्मूला है वो होता है फाई बी बराबर BA कोस थीटा। विद्युत फ्लक्स में क्या होता था, EA कोस थीटा, यहाँ पर BA कोस थीटा। तो यहाँ पर फाई बी की हमें क्या करना है, यूनिट और डायमेंशन निकालनी। तो यहां से यूनिट निकालो इसकी। सबसे पहले तो इसको देखो, जो बी है इसकी यूनिट होती है टेस्ला और इंटू मीटर स्क्वायर, एक यूनिट तो रही। दूसरी चुंबकीय क्षेत्र की यूनिट न्यूटन इंटू सेकेंड पर कूलाम इंटू मीटर इंटू क्षेत्रफल की मीटर स्क्वायर। ये डायमेंशन लेस तो मीटर से मीटर कट गया, तो न्यूटन इंटू सेकेंड इंटू मीटर पर कूलाम। ठीक है भाई। यहां से हम इसको चेंज भी कर सकते हैं थोड़ा सा, कैसे, सेकेंड को इसके बटा में ले, कूलाम पर सेकेंड किसका मात्रक है, I बराबर Q बटा T, कूलाम बटे समय यानी सेकेंड। तो आवेश बटा समय क्या होती है, धारा। तो इसको हम एम्पियर भी लिख सकते हैं। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन इंटू मीटर पर एम्पियर।
ये यूनिट हो जाएगी इसकी, यह हो जाएगी टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर। एक इसकी यूनिट यानी मात्रक एक और हो सकता है जिसका नाम है वेबर। आपने जो सुना है ना 10th क्लास के अंदर, वो वास्तव में विद्युत फ्लक्स का मात्रक नहीं होती, किसका मात्रक होता है? चुंबकीय फ्लक्स का। तो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या आया? वेबर। क्या आया भाई? वेबर। यहां से डायमेंशन निकालो इसकी। तो डायमेंशन निकालने के लिए आप क्या करोगे? देखो न्यूटन की तो M1 L1 T-2 और मीटर की L1 अपॉन ए की क्या? A1। तो इसकी क्या हुई डायमेंशन? M1 L2 T-2 A-1। ये इसकी डायमेंशन कंप्लीट हो जाती है ना। अब देखो आगे। अब अगर हम इसके आगे चलें तो हम बात करेंगे चुंबकीय फ्लक्स के बारे में। हम बात करेंगे चुंबकीय द्विध्रुवीय आघूर्ण। किसके बारे में बात करेंगे? चुंबकीय द्विध्रुवीय आघूर्ण। तो ये चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण जो है ना, इसको क्या कहते हैं? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, है ना। अब देखो, अब इसके बारे में पढ़ते हैं कि ये क्या चीज होती है। तो इसका जो फॉर्मूला है वो होता है M बराबर NIA। क्या होता है? NIA। N यहाँ पर है भाई, वो फेरों की संख्या होती है। फेरे क्या होते हैं? आपने पंखे के अंदर तांबे की लगी वो यहाँ देखी होगी, कुंडली देखी होगी आपने। पंखे के अंदर तांबे की कुंडली लगी होती है जिसमें बहुत सारे तार लपेटे होते हैं। तो उस एक लपेटे को फेरा कहते हैं, है ना। और बहुत सारे होते हैं उसमें। तो ये N जो है वो वास्तव में फेरों की संख्या होती है। तो फेरों की संख्या का तो कोई मात्रक विमा हो ही नहीं सकती। तो यहां से इसका मात्रक क्या होगा? एम्पियर इंटू मीटर। क्या मात्रक होगा? एम्पियर इंटू मीटर। ये इसका मात्रक। और डायमेंशन देखो फिर क्या हो जाएगी? डायमेंशन इसकी हो जाएगी M0 L1 T0 A1। ये इसके डायमेंशन। तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण पे हमारे कंप्लीट। अब देखो अगला, इसके बारे में जो हमारे आता है वो है भाई ध्रुव प्रबलता। क्या होती है? ध्रुव प्रबलता। तो भाई ध्रुव प्रबलता क्या चीज होती है? कि कोई चुंबक है, इसके दोनों ध्रुव, एक पर N होता है एक पर S होता है। तो ये चुंबकीय ध्रुव कितने ज्यादा प्रबल है ना, यानी कितनी ज्यादा शक्तिशाली है। इसी को कौन मापता है? हम इसको किस में मापते हैं? कौन सी भौतिक राशि बताती है ऐसा? ध्रुव प्रबलता। इसको ध्रुव प्राबल्यता भी कहते हैं कई बार। क्या कहते हैं? प्राबल्यता, है ना। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना आपको, ध्रुव प्राबल्यता। तो ये ध्रुव प्राबल्यता जो है वो वास्तव में ये बताती है कि चुंबक के ध्रुव कितने ज्यादा शक्तिशाली है। अभी आप इतना समझ लो बस, है ना। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो इसका फॉर्मूला होता है कैपिटल M बराबर स्मॉल m गुणा L। L होती है दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी, है ना। कैपिटल M बराबर स्मॉल m गुणा L। कैपिटल M तो क्या? द्विध्रुव आघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। स्मॉल m क्या? ध्रुव प्रबलता। तो ध्रुव प्रबलता स्मॉल m बराबर हो जाएगा कैपिटल M अपॉन L। तो यहां से अगर आप ध्यान से देखो तो इसकी यूनिट क्या आएगी? इसकी यूनिट क्या थी? एम्पियर इंटू मीटर। देखो इसकी यूनिट क्या थी? वापस एक बार देखो, देखिए M बराबर NIA, है ना। तो सॉरी, हमने यहाँ पर शायद एक गड़बड़ कर दी है। यहाँ पर A जो है इसकी यूनिट होगी मीटर स्क्वायर। तो एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर होगी यूनिट इसकी, है ना। तो देखो स्मॉल m बराबर होगा एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर बटे मीटर। मीटर से मीटर कट गया तो स्मॉल m बराबर एम्पियर इंटू मीटर। ये तो ऐसी इसका मात्रक। विमा क्या होगी इसकी? विमा इसकी हो जाएगी M0 L1 T0 A1। पीछे वाली जो विमा हमने पढ़ी थी इसकी विमा क्या होगी? एक बार इसमें थोड़ा सा करेक्शन कर लेना। M0 L2 T0 A1, ये इसकी विमा होगी ना। इसमें थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, है ना। वैसे आपको पता चल गया होगा मेरे हिसाब से, तो है ना। तो जैसे कोई गड़बड़ हो तो आप थोड़ा सा उसके अंदर ध्यान दे दिया करो। अब देखो तो भाई ये होगी हमारे ध्रुव प्रबलता की विमा कंप्लीट। अब देखो अभी क्या है? अब आती है हमारे चुंबकीय प्रवृत्ति। हमने विद्युत प्रवृत्ति पढ़ी, अब हम किसकी बात करेंगे? चुंबकीय प्रवृत्ति के बारे में। तो चुंबकीय प्रवृत्ति की डायमेंशन भाई क्या होती है? तो चुंबकीय प्रवृत्ति को लिखते हैं काई M से। इसकी डायमेंशन होती है, देखो भाई, म्यू R बराबर 1 प्लस काई M। उससे पहले हम बात करते हैं एक बार, ये यहाँ ये वाला समझ में नहीं आएगा आपको। तो उससे पहले हम एक विमा पढ़ते हैं, और उस विमा का नाम क्या है? चुंबकीय पारगम्यता। क्या नाम है? चुंबकीय पारगम्यता, यानी चुंबकशीलता। क्या कहते हैं इसको? चुंबकशीलता।
इसको कहते हैं भाई मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। क्या कहते हैं? परमिएबिलिटी, चुंबकीय पारगम्यता, है ना, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। उसको तो यानी इसको हम म्यू से लिखते हैं, म्यू। इसको पढ़ने में हम क्या पढ़ेंगे? म्यू। हमने जो अभी अभी पढ़ा ना एप्सिलॉन, इसको तो कहते हैं विद्युतशीलता, और इसको क्या कहते हैं? चुंबकशीलता। सेम डिटो चीज। इसको तो परमिटिविटी कहते हैं, इसको कहते हैं परमिएबिलिटी, है ना। अब देखो यहाँ पर एप्सिलॉन हो गया, और ये सारे पढ़ते इसको म्यू पढ़ते हैं। अब देखो आगे, अब ये जो म्यू है इसकी डायमेंशन क्या चीज होती है, तो इसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर एक चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला होता है डी बी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये बायो सावर्ट ने नियम दिया था भाई, एक फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले के आधार पर हम इसकी डायमेंशन निकाल सकते हैं। इसकी डायमेंशन अब कैसे निकालेंगे देखो, देखिए इसके बारे में थोड़ी देर बाद में चर्चा करेंगे, इसके जस्ट बाद में, है ना। पहले इसको देखो, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो ये तो है चुंबकीय क्षेत्र, ये धारा, ये डीएल। डीएल क्या है? जैसे कोई लंबाई है, उसका अगर हम एक छोटा सा पार्ट ले लें तो उसे कहते हैं अल्पांश। क्या कहते हैं भाई? अल्पांश कहते हैं। और ये लंबाई का अल्पांश है, यानी वास्तव में ये लंबाई है, लेंथ है। क्या है? लंबाई। आर क्या है? लंबाई। तो सबके मात्रक को म्यू नोट किया यहाँ पर निर्वात की चुंबकशीलता या निर्वात की चुंबकीय पारगम्यता, और डीबी क्या है? चुंबकीय क्षेत्र 4 पाई। इसकी कोई डायमेंशन नहीं है, कोई यूनिट नहीं, कोई मात्रक नहीं, विमाहीन है। ये भी विमाहीन मात्रकहीन है, तो इन दोनों का तो कुछ मतलब ही नहीं, केवल ये बचा। तो म्यू नोट को तो इधर रखो, बाकी उसको इधर भेज दो। तो डीबी इंटू आर स्क्वायर अपॉन आई डी। क्या यही सूत्र बना? यहां से इसका मात्रक निकालो। तो अगर हम इसका मात्रक यहां से निकालें तो मात्रक इसका क्या आएगा? मात्रक क्या आएगा यहाँ से? इसका मात्रक यहाँ से इसका आ जाएगा म्यू नोट बराबर, देखो इसका तो क्या है हमारे, याद करो, देखिए क्या आया था मात्रक इसका, एफ बराबर, दोबारा हम ज्ञात करके भी देख सकते हैं। देखो क्यूबी भी साइन थीटा। यहां से अगर हम देखें तो न्यूटन पर, इसको देखो न्यूटन पर वेग का मीटर पर सेकंड इंटू इसका कूलाम। तो कूलाम पर सेकंड क्या होता है? एम्पियर। तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या है? न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर। तो ये तो किसका मात्रक है? चुंबकीय क्षेत्र का। ये भी हमने पढ़ा, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक हमने टेस्ला भी पढ़ा था, लेकिन टेस्ला इसकी विमा और मात्रक निकालने के लिए काम में हम नहीं ले सकते, क्योंकि उसमें हमें पता नहीं है, यानी उसको देखकर सीधे सीधे पता नहीं चलता है कि इसमें कौन कौन सी भौतिक राशियां काम में आ रही है ना। हालांकि जिन स्टूडेंटों को पहले से याद है या जो 12वीं पास कर चुके हैं उनको तो ये पहले से पता होता है ना। लेकिन हम अभी हमने बेसिक से शुरू किया, जीरो से, तो हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। तो हमें ऐसा मात्रक लेना है जो बल में, मीटर में, सेकंड में, कूलाम में, इस फॉर्म में हो, है ना। इसीलिए ये मात्रक लिया है। इंटू आर स्क्वायर का मात्रक मीटर स्क्वायर, और धारा का मात्रक एम्पियर, और इसका मीटर। तो मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर गया, तो इसका मात्रक आता है न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। क्या आता है? न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। ये इसका यहाँ पर मात्रक आता है। यहां से इसके डायमेंशन निकालो, तो m1 L1 T-2 अपॉन A2। तो क्या होगी डायमेंशन इसकी? m1 L1 T-2 A-2। ये इसकी डायमेंशन होगी। किसकी होगी? इस म्यू नॉट, है ना। अब देखो आगे, देखो भाई, अब एक होता है आपके आपेक्षिक चुंबकशीलता, यानी रिलेटिव परमिएबिलिटी। आपेक्षिक चुंबकशीलता। तो देखो भाई, आपेक्षिक चुंबकशीलता क्या चीज होती है? आपेक्षिक चुंबकशीलता, है ना, इसको कहते हैं रिलेटिव परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी, है ना। देखो, तो रिलेटिव परमिएबिलिटी क्या चीज होती है? तो इसको हम लिखते हैं म्यू आर से। जैसे अभी अभी हमने आपको बताओ तो आज की क्लास में एक सूत्र पढ़ा, ये बिल्कुल इसी प्रकार है। ये तो निर्वात के लिए, ये माध्यम के लिए, दोनों के यूनिट सेम है। इसकी भी न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, इसकी भी न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। हट गए, तो ये डायमेंशन लेस, यूनिट लेस। तो भाई आपके लिए हो गई विमाहीन, मात्रकहीन। देखो, है ना। आगे चलो, अब इसके बाद में वापस आओ चुंबकीय परिवर्ती की ओर। अब वो हमारे समझ में आएगा पूरा पूरा। तो देखो, चुंबकीय परिवर्ती चुंबकीय परिवर्ती, तो इसको भी कहते हैं मैग्नेटिक, इसको कहते हैं मैग्नेटिक टेंडेंसी। क्या कहते हैं भाई?
मैग्नेटिक टेंडेंसी कहते हैं इसको, है ना, मैग्नेटिक टेंडेंसी। ये यानी इसको इंग्लिश में ऐसे कहा जाता है, इसको भी काई से लिखा जाता है लेकिन काई एम से। काई एम बराबर होता है 1 प्लस है ना म्यू आर माइनस 1, यानी म्यू आर बराबर होता है 1 प्लस काई एम। ये इसका फॉर्मूला होता है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये डायमेंशन लेस है, तो ये भी क्या होना चाहिए, डायमेंशन लेस, है ना, क्योंकि एक के तो कोई डायमेंशन है ही नहीं, तो ये विमाहीन मात्रकहीन है। क्या है, विमाहीन मात्रकहीन है। बस ये आपके होगी चुंबकीय प्रवृत्ति। इसके बाद में देखो आगे, इसके बाद में एक बार हम थोड़ी बीच में एक और विमा की बात कर लेते हैं जो हमारे पीछे छूट गई थी, वो है आपकी गुप्त उष्मा। क्या है भाई, गुप्त उष्मा। इसको कहते हैं लेटेंट हीट। क्या कहते हैं, लेटेंट हीट कहते हैं, गुप्त उष्मा। अब ये गुप्त उष्मा क्या चीज है, तो गुप्त उष्मा का जो कोई फॉर्मूला होता है वो होता है Q बराबर एम एल। एल को क्या कहते हैं, लेटेंट हीट, तो एल बराबर Q बटे एम हो गया। Q तो यहाँ पर क्या, ऊर्जा या उष्मा, तो इसका मात्रक तो जूल, और इसका क्या हो गया आपके, देखो एम क्या है यहाँ पर एम क्या चीज है, एम सूत्र में है, और सूत्र में एम को कहते हैं मास यानी द्रव्यमान, और द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम। क्या होता है, किलोग्राम। तो यूनिट देखो यहाँ से क्या होगी इसकी, जूल पर किलोग्राम, और डायमेंशन क्या हो जाएगी, m1 L2 T-2 अपॉन m1। m1 से m1 कट गया, तो इसकी डायमेंशन होगी m0 L2 T-2। ये हो गया आपके लेटेंट हीट की विमा, है ना। अब इसके आगे देखो, आगे जो अब हमारे जो है भौतिक राशि वो है तरंग दैर्ध्य। कौन सी है, तरंग दैर्ध्य यानी वेवलेंथ। अब देखो भाई ये वेवलेंथ क्या चीज होती है और इसकी डायमेंशन क्या होती है, इसको बोलते हैं तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य या तरंग दैर्ध्य भी कई बार बोलते थे, सही होता है तरंग दैर्ध्य, है ना। अब देखो इसको भाई लैम्बडा से डिनोट किया जाता है, लैम्बडा से प्रदर्शित करते हैं। इसको पढ़ने में क्या पढ़ते हैं हम, लैम्बडा। लोमड़ा नहीं पढ़ना है ना, लैम्बडा है। लोमड़ा तो आप हो, ये लैम्बडा है। क्या है, लैम्बडा है। तो देखो भाई ये जो लैम्बडा वास्तव में होती है भाई, ये एक प्रकार की दूरी होती है यानी लंबाई। देखो जैसे कोई तरंग है तो उसकी इस वाले लंबाई को क्या कहते हैं, लैम्बडा कहते हैं। तो वास्तव में ये लंबाई, ये लेंथ है, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर। क्या होगी, मीटर। और नॉर्मली व्यवहारिक अगर हम तौर पर देखें तो जितने भी चैप्टर हम पढ़ते हैं उसमें तरंग दैर्ध्य की जो यानी जो मात्रक है वो काम में लिया जाता है अंगस्ट्रम। यानी इसको ए लिखते हैं, ऊपर इस प्रकार 0 लगा देते हैं। इसको क्या लिखते हैं, अंगस्ट्रम, है ना, अंगस्ट्रम बोलते हैं इसको, सॉरी, है ना। और एक अंगस्ट्रम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर, है ना। इसमें तरंग दैर्ध्य को ज्यादातर मेजर किया जाता है ना। तो आप ज्यादातर जहां पर भी तरंग दैर्ध्य देखोगे, अगर हम ध्वनि की तरंग दैर्ध्य या रेडियो तरंग दैर्ध्यों की बात करें तब बात अलग होती है, वरना ज्यादातर तरंग दैर्ध्य को किसमें यानी कौन सा मात्रक यूज किया जाता है या किसमें मापा जाता है, अंगस्ट्रम में। अंगस्ट्रम बोलते हैं इसको। और यह वास्तव में लंबाई होती है, इसलिए इसका मात्रक मीटर होता है। और अंगस्ट्रम इसका मात्रक होता है, एक अंगस्ट्रम बराबर 10⁻⁻10 मीटर। यानी मात्रक वास्तव में इसको वास्तव में क्या होता है, मीटर ही होता है। तो डायमेंशन क्या हो जाएगी इसकी, m0L1। ये इसकी डायमेंशन हो जाएगी, है ना। अब देखो, अब अगला जो है भाई हमारे वो है पृष्ठीय ऊर्जा। क्या है, पृष्ठीय ऊर्जा। अब देखो भाई ये पृष्ठीय ऊर्जा क्या होती है, पृष्ठीय ऊर्जा। अब देखो ये पृष्ठीय जो ऊर्जा होती है इसका सूत्र होता है ऊर्जा बटा क्षेत्रफल। क्या होता है, ऊर्जा बटा क्षेत्रफल। ऊर्जा बटे क्षेत्रफल से इसका मात्रक आएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्या आएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यानी एनर्जी इन पर यूनिट एरिया, इन पर यूनिट एरिया। वॉल्यूम आ जाए तो ऊर्जा घनत्व, एरिया आ जाए तो पृष्ठीय ऊर्जा, है ना। अब देखो इसकी यूनिट क्या होती है, यूनिट तो जूल पर मीटर स्क्वायर होगी। और इसकी डायमेंशन क्या होती है, तो इसकी डायमेंशन हो जाएगी m1 L2 T-2 अपॉन L2। तो यहां से इसकी डायमेंशन क्या आएगी, m1, देखो L2 से L2 तो कट गया, तो L0 T-2, है ना। एनर्जी की विमा याद रख लो आप, m1 L2 T-2, है ना। मैं सीधा लिख रहा हूं ना, शुरुआत में कहा था मैंने, याद कर लेना। बल की विमा को, ऊर्जा की विमा को, इसके आवेश की विमा को, इन छोटी मोटी विमाओं को आप याद कर लो, है ना, यानी ताकि इनको निकालने में आपको दिक्कत नहीं आए। अब देखो आगे पृष्ठीय ऊर्जा के बाद में आती है दाब ऊर्जा। क्या आती है,
दाब ऊर्जा। तो ये भाई दाब ऊर्जा क्या होती है? ये होती है प्रेशर एनर्जी। प्रेशर एनर्जी ये हम 11वीं क्लास में जो फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ेंगे ना, यानी द्रव्य यांत्रिकी, तो द्रव्य यांत्रिकी के अंदर हम पढ़ेंगे बर्नौली परिमेय। तो बर्नौली परिमेय में ये टॉपिक काम में आता है। तो दाब ऊर्जा का जो फॉर्मूला है वो होता है दाब बटे आयतन। क्या होता है? दाब बटे आयतन। ये तो क्या है? दाब, और नीचे वाला होता है आयतन यानी वॉल्यूम। प्रेशर बाई वॉल्यूम है ना, इनका जो रेशियो होता है इसी को हम क्या कहते हैं? दाब ऊर्जा कहते हैं, प्रेशर एनर्जी। तो देखो यहां से इसकी यूनिट क्या आएगी? दाब का सूत्र क्या होता है? मैंने पहले बताया था, P बराबर F बटा ए। क्या होता है? P बराबर F बटा ए। तो इसका तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है ना, और इसका आयतन का क्या होगा? मीटर क्यूब। तो यहां से इसकी यूनिट क्या आ जाएगी? न्यूटन पर मीटर की पावर 4। क्यों? क्योंकि क्यूब तो है ही है। दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। तो ये तो हो जाएगा हमारे दाब का, तो क्या हो जाएगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये मीटर 5। तो यहां से इसकी डायमेंशन क्या आएगी? M1 L1 T माइनस 2, ये तो बल का, और इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा L5। तो 1 से, यानी 1 से 1 कट गया, तो M1 L की पावर माइनस 4 T माइनस 2। ये हो गई आपके दाब ऊर्जा। क्या होगी? दाब ऊर्जा। अब देखो आगे, अगर हम इससे आगे चले तो अब हम बात करेंगे, देखो भाई, तो अब हम बात करेंगे प्रवणता के बारे में। किसके बारे में? प्रवणता। प्रवणता ग्रेडियंट। तो भाई इसके आधार पर 3 भौतिक राशियों की विमाएं हम निकालेंगे, है ना। उनमें से कौन कौन सी है? पहली बात तो प्रवणता क्या चीज है कि किसी भौतिक राशि में अगर दूरी के साथ परिवर्तन हो, किसी भौतिक राशि में अगर दूरी के साथ परिवर्तन हो तो इसे क्या कहते हैं? प्रवणता कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रवणता कहते हैं। तो यहां पर भाई जो प्रवणता है वो क्या है? वास्तव में किसी भी भौतिक राशि में दूरी के साथ परिवर्तन। मान लो Q क्या है? कोई फिजिकल क्वांटिटी है, और ये दूरी को यहाँ पर कई बार Z से भी लिखा जाता है, R से भी लिखा जाता है ना। चाहे R से लिख दो चाहे Z से लिख दो, बात एक ही है ना। R से लिखो चाहे Z से, है ना, इन दोनों से लिखा जाता है। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में अगर दूरी के साथ इस प्रकार परिवर्तन होता है तो उस भौतिक राशि को क्या कहते हैं? प्रवणता कहते हैं। अब प्रवणता 3 टाइप की देखो। पहली प्रवणता होती है हमारी विभव प्रवणता। क्या होती है? विभव प्रवणता। तो भाई ये विभव प्रवणता क्या होती है? तो विभव प्रवणता के अंदर क्या होता है कि इसमें विभव में दूरी के साथ परिवर्तन होता है। आर लिख दो। ये वी क्या है? यहाँ पर विभव यानी पोटेंशियल। क्या है? वी है यहाँ पर पोटेंशियल। विभव है, क्या है? विभव। तो भाई विभव में दूरी के साथ परिवर्तन हो रहा, तो सबसे पहले यूनिट, विभव की यूनिट वोल्ट, और दूरी की दूरी है तो वोल्ट पर मीटर, ये इसकी यूनिट होगी। अब देखो डायमेंशन कैसे निकाले। हम जानते हैं विभव का सूत्र होता है W/Q, कार्य बटा आवेश। यहां से डायमेंशन क्या आएगी इसकी? M1 L2 T माइनस 2, और इसकी 80। क्या सही लिखा मैंने? इसको यहाँ उठा के रखो। तो वोल्ट की तो M1 L2 T माइनस 2 अपॉन आवेश की 80, यानी विभव की विमा है, इंटू मीटर, इसकी विमा L1। अब देखो, अब अगर हम यहाँ गौर से देखें तो M1 देखो L1, 2 से 1 की पावर कैंसिल हो गई, और यहाँ पावर 1 है तो ऊपर आके माइनस का होगा, तो T माइनस 3, और ऊपर आके A की पावर 1 है तो माइनस का होगा, तो A माइनस 1। तो ये इसकी डायमेंशन है, इसकी है विभव प्रवणता की। इसके बाद में देखो आगे, विभव प्रवणता के बाद में हमारे दूसरी जो आती है वो आती है वेग प्रवणता। क्या आती है? वेग प्रवणता। तो देखो वेग प्रवणता के अंदर क्या होता है, ये आगे काम में आएगी। अभी एक इससे जस्ट आगे हम एक ऐसे डायमेंशन पढ़ेंगे जो ज्यादातर कंपटीशन में, चाहे किसी भी कंपटीशन में बैठो, और अगर आप विमा का सवाल देखोगे तो वही मिलेगा आपको। अभी बात करते हैं उसके बारे में, उससे पहले देखते हैं ये। तो ये होता है dv बटे dz, है ना। यहाँ पर v जो है वो है वेलोसिटी यानी वेग। क्या चीज है भाई? v, वेग है यहाँ पर, है ना। अब वेग बटे dz, तो वेग है तो यहां से इसकी यूनिट हो जाएगी मीटर पर सेकंड इंटू दूरी की मीटर। मीटर से मीटर कट गया तो यूनिट आई इसकी सेकंड इनवर्स। क्या आई? सेकंड इनवर्स। यहां से डायमेंशन लिखो तो सारे 0, M0 L0 T माइनस 1 A0, है ना। तो यहीं तक लिख दो इसको। ये इसके डायमेंशन किसकी हुई? वेग प्रवणता की। किसकी हुई? वेग प्रवणता की हुई। अब इसके बाद में देखो अगली जो प्रवणता है वो है दाब प्रवणता। क्या है? दाब प्रवणता। तो भाई दाब प्रवणता के अंदर क्या होता है? इसको कहते हैं प्रेशर ग्रेडियंट।
तो इसमें होता है dp अपॉन dz, यानी दाब बटे दूरी, दाब बटे दूरी। दाब का फॉर्मूला F बटा A और दूरी का मीटर। तो यहां से अगर आप गौर से देखो तो क्षेत्रफल और दूरी का मात्रक मीटर, तो सर इसको ऐसे लिख दो, इसका तो मात्रक न्यूटन, यानी दाब होता है F बटा A, तो बल बटा क्षेत्रफल, तो बल का मात्रक न्यूटन और इसका मीटर स्क्वायर, और इसका dz दूरी है तो इसका मीटर, तो ये हो जाएगा मीटर क्यूब, क्योंकि क्षेत्रफल वाला मीटर स्क्वायर और ये वाला मीटर मीटर क्यूब हो जाएगा। डायमेंशन लिखो यहां से इसकी, तो m1 L1 t माइनस 2 अपॉन ये हो जाएगा आपके L3, तो यहां से क्या हो जाएगा m1 L माइनस 2, क्योंकि 1 से 1 तो कैंसिल हो जाएगा, t माइनस 2, ये इसकी विमा है, इसकी है दाब प्रवणता की, है ना। ये आपके देखो कंप्लीट। अब देखो आगे, अब अगर हम इससे आगे चले तो इससे आगे हम बात करेंगे श्यानता गुणांक। किसकी बात करेंगे? श्यानता गुणांक। श्यानता गुणांक, इसको भाई विस्कासिता गुणांक भी कहते हैं, विस्कासिता गुणांक। तो भाई विस्कासिता गुणांक क्या चीज होती है? तो विस्कासिता गुणांक के अंदर क्या चीज है कि इसको विस्कोसिटी कोफिशिएंट कहते हैं, है ना, विस्कोसिटी कोफिशिएंट, विस्कोसिटी कोफिशिएंट। तो देखो ये क्या चीज है, तो श्यानता गुणांक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट की पावर n, इंपॉर्टेंट की पावर n का मतलब जितने बार सवाल आएगा उतने बार n की पावर लग जाएगी, जितने बार काम में आएगा। अगर एक बार भी काम में नहीं आया तो n की पावर 0, तो किसी की भी घात 0 होने पर उसका मान कितना हो जाता है 1। क्वेश्चन को कोई नुकसान नहीं होगा, है ना, वरना अगर 0 हो जाता तो क्वेश्चन का नुकसान हो जाता है, या क्वेश्चन को नुकसान नहीं होगा। तो इंपॉर्टेंट की पावर n इतना इंपॉर्टेंट है, क्यों है? क्योंकि डिफेंस के अंदर नेवी, एयरफोर्स, एनडी, अगर इसमें आपको ज्यादातर आप जितना एग्जाम दो या जिन्होंने भी एग्जाम दिया है ना, और उनको अगर क्वेश्चन याद है तो आप पाओगे कि श्यानता गुणांक का जो विमा और मात्रक है वो ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। 11वीं में एग्जाम जो होते हैं उनकी दृष्टि से तो है ही, और बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है श्यानता गुणांक। तो इसको आपको बहुत ही अच्छे से समझना है और कोशिश करना कि यही आपको याद हो जाए, है ना, ताकि अगली बार जब आपको एग्जाम दो या किसी भी एग्जाम का पेपर आप देखो या कोई एग्जाम देके आए तो आपको ये पहले से आ रहा होगा, है ना। आपको अपने जीवन में महसूस हो जाएगा जब भी आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठोगे कि कितना इंपॉर्टेंट है ना, बहुत बार रिपीट होता है। तो इसका फॉर्मूला होता है F बराबर ईटा A dV अपॉन dz। ईटा इसको पढ़ते हैं भाई ईटा, क्या पढ़ते हैं? ईटा पढ़ते हैं। ए जो है वो है आपका क्षेत्रफल, और ये जो dV बटा dz है, याद करो क्या हो सकता है, dz नीचे आ रहा है तो प्रवणता हो सकती है, और ये v वेग है, यहाँ पर क्या है, तो ये है आपकी वेग प्रवणता। अभी अभी पढ़ी हमने वेग प्रवणता, है ना। तो देखो भाई वेग प्रवणता और ये सारी चीजें, इसको ईटा, इसी को बोलते हैं श्यानता गुणांक। क्या बोलते हैं? श्यानता गुणांक। श्यानता बाई नहीं है ये, है ना, श्यानता गुणांक है, आप समझ लोगे श्यानता बाई, है ना। देखो अब यहां से श्यानता गुणांक की विमा कैसे निकालें, तो ईटा बराबर क्या हो जाएगा, देखो देखिए F dz अपॉन A dV। तो यहां से इसकी यूनिट निकालो तो न्यूटन इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर इंटू मीटर पर सेकंड, है ना, मीटर पर सेकंड, बटा के बटा में होगा सेकंड ऊपर, मीटर से मीटर कट गया तो न्यूटन इंटू सेकंड पर मीटर स्क्वायर। ठीक है भाई, देखो ये आपके क्या हो जाता है, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, यूनिट हो जाएगी इसकी। अब देखो आगे, इस यूनिट के आधार पर हमें इसकी निकालनी है डायमेंशन। क्या निकालनी है? डायमेंशन। तो यूनिट तो होगी इसकी न्यूटन इंटू सेकंड पर मीटर स्क्वायर, है ना। अब देखो कैसे निकाले, तो यहां पर हमें निकालने के लिए क्या करना होगा, न्यूटन की विमा तो m1 L1 t माइनस 2, सेकेंड की t1 और मीटर स्क्वायर की L2। देखो ये इसकी डायमेंशन कितनी आसान है। तो क्या हो जाएगी डायमेंशन, यहां से इसकी m1 L माइनस 1, माइनस 1 क्यों लिखा, 1 से 1 तो कैंसिल, 2 ऊपर आएगा तो -2, कितना बचा -1, तो t माइनस 1, यहां पर माइनस
टी भी क्या बचेगा माइनस है, क्यों? क्योंकि T1 ये प्लस का ये -2, आधा समान हो तो घाते जुड़ जाती है, वही वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है। और ये इसके डायमेंशन हो गए, है ना। एक बार दोबारा देख लो कि हमने गलती तो नहीं की ना। एफ dz अपॉन 8 dv, है ना। तो न्यूटन इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर इंटू वे का मीटर पर सेकेंड, मीटर से मीटर कट गया, सेकेंड बैठा के ऊपर, न्यूटन इंटू सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, बिल्कुल सही है। ठीक है भाई। अब देखो आगे, तो देखो कितनी इजी ये इसकी बीमा थी, है ना। अब इससे आगे देखो क्या होगा, देखें। इससे आगे जो है हमारे वो है परवाह की दर या बहने की दर। ये भी एक फिजिकल क्वांटिटी होती है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है आयतन बटा समय। आयतन यानी वॉल्यूम, है ना, वॉल्यूम बटे टाइम। तो यहां से इसकी यूनिट क्या आएगी, मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है। अब यहां पर हमें इसकी डायमेंशन निकालनी है, तो डायमेंशन क्या होगी, m0 L3 T-1, ये इसकी डायमेंशन होगी। किसकी, बहने की दर की, यानी परवाह की दर, है ना। इसके बाद में देखो आगे, इसके बाद में जो हमारे डायमेंशन है भाई, वो है हमारे चुंबकन क्षेत्र की। किसकी है, चुंबकन क्षेत्र, चुंबकन क्षेत्र। तो भाई ये जो चुंबकन क्षेत्र है इसको हम H से बताते हैं। किसको बताते हैं, H से, है ना। और H बराबर होता है B अपॉन म्यू, ये इसका फॉर्मूला होता है B अपॉन म्यू। तो यहां पर हमें इसकी डायमेंशन निकालनी है पहले तो, है ना, और इसका मात्रक भी हमें निकालना है। तो मात्रक कैसे निकाले अब इसका, ये देखने में काफी डिफिकल्ट लग रहा है, क्योंकि दोनों बीमा डिफिकल्ट होती है ना, हमारे लेवल के हिसाब से। अभी हम बेसिक चीजें पढ़ रहे हैं, हमें फॉर्मूले याद नहीं बिल्कुल भी, हमें जानकारी नहीं कुछ भी, हमें केवल बीमा की प्रैक्टिस की अब तक। तो उस प्रैक्टिस के आधार पर ही हमें इसका जवाब देना है। तो आप अपनी कॉपी खोल के पीछे इसके बारे में देखना, फॉर्मूला मिलेगा ना, तो पीछे देखना, केवल आपको प्रैक्टिस करनी है ना। अब देखो बी की कैसे निकालेंगे, मैं तो खुद भूल गया हूं, देखो कैसे निकालेंगे, मुझे खुद को पता नहीं, क्योंकि भी साइन थीटा था, साइन थीटा को छोड़ दो, साइन थीटा कोस थीटा विमा में अगर कहीं आ जाए ना विमा मात्रक में, तो वो किसी काम के नहीं। एफ बराबर क्यू बी, मैं तो खुद भूल गया हूं, तो देखो बी बराबर, लेकिन मुझे पता है विमा निकालते कैसे, है ना। मैं यहाँ पर भूल गया था, मुझे बी की विमा याद नहीं, मुझे कार्य और ये हमारे बल और 7-8 विमाएं याद है, बाकी एक भी विमा याद नहीं। बस मैं, मुझे जब आवश्यकता होती है मैं वो विमाएं निकाल लेता, है ना। मुझे उनके आसान तरीके याद है और मैंने उनकी बहुत प्रैक्टिस की थी अपने टाइम में, काफी सालों से उन सबको पढ़ा भी रहा हूं, लेकिन मैंने कभी विमाएं याद नहीं की, कभी इनको रटा नहीं, है ना। और मैं विद्यार्थियों से भी यही कहता हूं कि किसी भी चीज को फिजिक्स रटने से आती ही नहीं है, फिजिक्स कॉन्सेप्ट से आती है। जो कॉन्सेप्ट समझ में आता है उसी के आधार पर उसके क्वेश्चन हो पाते हैं, न्यूमेरिकल हो पाते हैं, अपने हम जीवन में उसको अप्लाई कर पाते हैं। अगर हम उनको रट्टा मारेंगे तो किसी काम के नहीं, है ना। तो यहाँ पर आप एक चीज का ध्यान रखना कि अगर आप कभी भी कोई बीमा भूल जाओ तो टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं, सब भूल जाते हैं, किसी को याद नहीं रहती है। मैं तो कहूंगा बीमा याद रखने नहीं चाहिए, याद रखने वाला बेवकूफ होता है। क्यों? क्योंकि अगर हमें तरीका पता, आज आप शायद जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं 11th क्लास में तो होंगे लगभग, आपको कितने तक पहाड़े याद है? मैं शायद 19 के पहाड़े में अटक जाऊं, है ना। वो पहाड़ा भी मुझे याद नहीं, क्योंकि मैं उसको जरूरी नहीं समझता। मुझे जब पहाड़ा यानी काम का होता है, मैं उसको गुणा करके देख लेता हूं, है ना। मेरे पास तरीका है कि पहाड़े बनाते कैसे, और मेन यही एजुकेशन होती है ना। मेरे नजरिए से यही एजुकेशन होती है ना। और मैं अपने विद्यार्थियों को यही कहता हूं कि अगर आपको ये सारा समझ में आ गया है, फिर ये कोई मायने नहीं रखता कि आपको क्या याद है ना। आइंस्टाइन को भी याद नहीं रहते, तो हम तो क्या चीज है ना। तो यहाँ पर देखो बी की विमा हमें याद नहीं, तो कैसे निकाले फिर? बहुत ही देखो बी बराबर, सूत्र तो मैंने बता दिया आपको, आप भूल गए मान लो, बिल्कुल भूल गए, आपको नहीं पता बी और म्यू की विमा क्या, आपने पढ़ा था, बिल्कुल साफ हो गया एकदम, है ना। फिर भी देखो मैंने सूत्र दे दिया आपको कि ये सूत्र है, अब तो निकाल सकते हो बी की। कैसे? पहले मात्रक निकालते हैं, तो न्यूटन पर कूलाम इंटू मीटर पर सेकेंड, कूलाम पर सेकेंड एम्पियर, तो न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर, ये हो गया। म्यू जो है, म्यू का जो मात्रक है वो है एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, ये मुझे याद है क्योंकि न्यूमेरिकल में कई जगह काम में आता है, वहां देख लेना आप, है ना, यह टाइम खराब होगा। तो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर है ना, दोनों बटा में, तो न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर इंटू एम्पियर पर मीटर, सॉरी न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, है ना, ये होता है। तो ये क्या होगा, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, न्यूटन से न्यूटन गया, एम्पियर से एम्पियर गया, तो एम्पियर पर मीटर, है ना।
तो एच का जो मात्रक है वो होता है एम्पियर पर मीटर। यहां से इसकी विमा क्या आएगी, m0 L-1 T0 A1, ये इसकी डायमेंशन आ गई। किसकी आई, एच की, है ना, एच की। अब देखो अगला जो है वो है आपके चुंबकीय तीव्रता। क्या है, चुंबकीय तीव्रता, है ना। ये मैं आपको एक साथ भी करवा सकता था, लेकिन ये मैंने थोड़ी अलग अलग करवाई क्योंकि मैं ये देखना चाहता हूँ कि आपको पीछे वाला याद कितना रहता है ना। हालांकि चुंबक वाली सारी बीमारी में एक साथ ही करवा सकता था, लेकिन यहाँ पर अलग अलग इसलिए पढ़ाई है ताकि आपको पीछे वाला आपको अंदाजा हो कि मुझे पीछे वाला याद कितना है ना। अब देखो चुंबकीय, अब की बात जो है हमारे टॉपिक वो है आपके चुंबकीय तीव्रता। क्या है, चुंबकीय तीव्रता, यानी मैग्नेटिक इंटेंसिटी, मैग्नेटिक इंटेंसिटी, है ना। अब देखो इसके बाद में चुंबकीय तीव्रता क्या चीज है। चुंबकीय तीव्रता को आई से बताते हैं और इसका फॉर्मूला होता है m नेट बटे v। m नेट क्या है, यहाँ पर m नेट है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला पढ़ा था हमने, NIA/V। n क्या है, फेरों की संख्या, इसका कोई मतलब नहीं मात्रक विमा में, बस IA/V। मात्रक क्या आएगा, एम्पियर इंटू ए क्या है, क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर, आयतन क्या है, यहाँ पर V क्या है, आयतन, तो मीटर क्यूब, मीटर स्क्वायर से मीटर गया तो मात्रक आया एम्पियर पर मीटर। देखो इसका वही मात्रक आया तो एच का आया था, तो मात्रक क्या हुआ इसका, एम्पियर पर मीटर। डायमेंशन क्या, m0 L-1 T0 A1। बस खेला खत्म हो गया। देखो इसका, है ना। आगे देखो, अब अगर भाई हम थोड़ा सा आगे चले तो एक आती है आपकी उष्माधारिता। हमने विद्युत धारिता तो इसके अंदर पढ़ ली थी, विद्युत धारिता की विमा हमने निकाली थी, लेकिन अब की बार है उष्माधारिता। उष्माधारिता क्या चीज है ना। तो भाई देखो उष्माधारिता को सी से बताते हैं, इसका फॉर्मूला होता है ms। m द्रव्यमान है, यहाँ पर m क्या है, द्रव्यमान यानी मास, और जो s है वो है आपकी स्पेसिफिक हीट। याद करो, देखिए इसके बारे में सुना है क्या, विशिष्ट उष्मा। क्या है ये है आपकी विशिष्ट उष्मा। अब विशिष्ट उष्मा और द्रव्यमान के गुणनफल को, विशिष्ट उष्मा का फॉर्मूला क्या होता है मैं बता दूं आपको, Q बराबर ms डेल थीटा। डेल थीटा क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस, S विशिष्ट उष्मा, m द्रव्यमान, Q उष्मा। तो S बराबर क्या होगा, m यानी सॉरी Q बटे S या सॉरी m डेल थीटा। यहां से इसका मात्रक क्या आएगा, जूल पर किलोग्राम इंटू केल्विन। ताप का मात्रक क्या होता है, डेल थीटा, यहाँ पर क्या है, तापांतर है, तो इसका मात्रक क्या होगा, केल्विन। क्या होगा, केल्विन। ये इसका आ गया। एस का मात्रक हमें पता है, एम का किलोग्राम, तो देखो मात्रक क्या हो जाएगा यहां से इसका, किलोग्राम इंटू जूल पर किलोग्राम इंटू केल्विन। किलोग्राम से किलोग्राम कट गया, तो इसका मात्रक क्या आएगा भाई, जूल पर केल्विन। अब इसकी डायमेंशन देखो, तो डायमेंशन जूल की तो m1 L2 T-2 केल्विन की होगी K1। क्या मैंने सही लिखा है। अब देखो आगे, इससे आगे क्या हो जाएगा, m1 L2 T-2 और ये होगी K-1। ये इसकी डायमेंशन गर्मा गर्म आपको प्राप्त हो गई, है ना। अब देखो इससे आगे देखो, इससे आगे भाई कुछ कांस्टेंट है हमारे पास में, उनके डायमेंशन हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। देखो जैसे एक तो होता है प्लांक कांस्टेंट। क्या होता है, प्लांक कांस्टेंट, है ना, प्लांक नियतांक। प्लांक नियतांक, तो भाई प्लांक नियतांक क्या चीज है, तो इसके लिए आपको क्या करना है कि प्लांक नियतांक, ये जो जितने मैंने आपको नियतांक पढ़ाए हैं, इन नियतांक की कुछ ना कुछ वैल्यू होती है, कांस्टेंट होते हैं। जैसे आपने 10th क्लास में या 9th क्लास में पढ़ा था जी, गुरुत्वाकर्षण जो कांस्टेंट होता है ना, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, है ना, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसकी वैल्यू कितनी होती थी, इसकी वैल्यू होती थी जी बराबर 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये इसकी यूनिट होती थी और ये होता था, ये पीछे हम पढ़ चुके, इसकी डायमेंशन वगैरह निकाल चुके। तो ये जो वैल्यू है ये मैं आपको यहाँ नहीं लिखवा रहा, सारी चीजें यहाँ नहीं बता रहा हूँ, है ना। इस प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू भी मैं आपको यहाँ नहीं बता रहा हूँ, लेकिन अगर फिर भी आपको ये
ये चाहिए कि सर ये जितने भी हमारे फिजिक्स में जो 11वीं 12वीं में जितने भी कांस्टेंट काम में आएंगे, उनकी अगर उनकी अगर वैल्यू आपको चाहिए कि इनका मान कितना होता है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना और कोशिश करना कि ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें विद्यार्थी। तो जब आप कमेंट करोगे तो मैं एक वीडियो इसके ऊपर बना के अलग से डाल दूंगा, जिसके अंदर सारे में जितने भी ये कांस्टेंट होते हैं 11वीं 12वीं या IIT JEE नीट तक काम में आते हैं, वो सारे कांस्टेंट मैं आपको बता दूंगा, उनकी वैल्यू बता दूंगा, है ना। अब देखो इससे आगे प्लांक जो कांस्टेंट है, यहाँ पर हम केवल किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, मात्रक और विमा के बारे में। बाकी किसी भी चीज के बारे में चर्चा नहीं करनी है कि प्लांक कौन था, कहाँ पैदा हुआ, है ना, ये है क्या चीज प्लांक नियतांक, ये सारी चीजें हमें नहीं जानना है। अभी हमें जानना है कि इसका सूत्र दो मुझे, तो आप, है ना, मुझे सूत्र दो, विमा और मात्रक मैं दूंगा इसका, है ना। अभी आपको यही थीम अपने दिमाग में रखनी है, तभी ये सब कुछ समझ में आएगा। अब देखो काफी इजी हो जाएगा फिर ये। तो प्लांक कांस्टेंट होता है, उसके लिए फॉर्मूला होता है E बराबर h न्यू। ये जो न्यू है ये वास्तव में होती है आवर्ती यानी फ्रीक्वेंसी। क्या होती है, फ्रीक्वेंसी। E जो है वो होती है ऊर्जा और h क्या है, प्लांक कांस्टेंट। तो h बराबर क्या हुआ, E बटे न्यू। E ऊर्जा तो जूल पर, मात्रक क्या ऊर्जा का जूल, और आवर्ती का सेकेंड इनवर्स, तो ऊपर जाएगा तो जूल इंटू सेकेंड। तो इसका मात्रक कितना होता है, जूल इंटू सेकेंड। कितना होता है, जूल इंटू सेकेंड। डायमेंशन बताओ, देखिए इसकी भी डायमेंशन होगी M1L2 T-2 होता है, और ये है T1, तो कितना बचेगा T-1। ये इसकी डायमेंशन होगी। ठीक है भाई। अब देखो आगे, अब इसके बाद में जो अगला है वो होता है वीन नियतांक। क्या होता है, वीन नियतांक। वीन भी किसी साइंटिस्ट का नाम था, है ना। ये देखो कितने बुरे बुरे नाम आते हैं जानवरों के जैसे, है ना। आपको देखकर उल्टी आ रही होगी इनको, है ना, लेकिन फिर भी, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं फिजिक्स में। इन्होंने अपना जीवन दे दिया फिजिक्स का निर्माण करने में, सारी चीजें, है ना। जितने भी आज फिजिक्स में हमारे पास जितनी भी नॉलेज है या पढ़ने के लिए जो कुछ भी है फिजिक्स में हमारे पास में, प्रकृति को समझने के लिए, वो सारे इन साइंटिस्टों की बदौलत है। हजारों साइंटिस्टों ने अपने पूरा जीवन इस फिजिक्स में लगा दिया, है ना। तो वाकई में ये सम्मान योग्य है कि हम इनको सम्मान दें, है ना। तो देखो जो भाई वीन थे, उन्होंने कर्षणिका विकिरण से संबंधित अपना एक नियम दिया था, जो हम 11वीं क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन उष्मा वाले चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो हमें केवल चर्चा यहाँ पर किसके बारे में करनी, केवल इस कांस्टेंट का मात्रक और विमा क्या होती। तो B बराबर लैम्ब्डा M T, ये इसका फॉर्मूला होता है। लैम्ब्डा M जो है वो क्या होती है, वो होती है अधिकतम तरंगदैर्ध्य, मैक्सिमम वेवलेंथ, अधिकतम तरंगदैर्ध्य यानी मैक्सिमम वेवलेंथ होती है। T क्या होता है, टेम्परेचर। क्या होता है भाई, टेम्परेचर, ताप होता है। अब देखो B का मात्रक क्या होगा, लैम्ब्डा का मात्रक तो मीटर और ताप का केल्विन, तो मात्रक हुआ मीटर इंटू केल्विन। मात्रक क्या हुआ, मीटर इंटू केल्विन। यहां से इसकी विमा निकालो, तो विमा होगी L0 L1 T0 और ये होगी आपके K1। ए को छोड़ दो, K1 लिख दो सीधा, तो ये इसकी डायमेंशन होगी। ठीक है भाई। अब देखो अगला जो आपके है वो है स्टीफन नियतांक। क्या है, स्टीफन नियतांक। देखो ये स्टीफन नियतांक क्या चीज है, देखे स्टीफन नियतांक। तो देखो स्टीफन नियतांक क्या, स्टीफन नियतांक को सिग्मा से लिखते हैं। इसको क्या पढ़ते हैं, सिग्मा। पीछे बताया था आवेश घनत्व के अंदर पृष्ठीय आवेश घनत्व, है ना, सिग्मा। अब देखो इसका जो फॉर्मूला होता है E बराबर सिग्मा T की पावर 4। यहाँ पर ये जो E है ये वास्तव में ऊर्जा ने होकर तीव्रता होती है। क्या होती है, तीव्रता। और तीव्रता का हम फॉर्मूला जानते हैं, I बराबर होता है ऊर्जा को U से भी लिख सकते हैं भाई, ऊर्जा बटे क्षेत्रफल इंटू टाइम, है ना। ऊर्जा को E से लिखो चाहे U से लिखो। यहाँ इस E का मतलब क्या है, ये क्या है, इंटेंसिटी है। क्या है, इंटेंसिटी। वरना कई विद्यार्थी इसकी विमा में गड़बड़ कर देते हैं। क्या गड़बड़ करते हैं, वो इसको ऊर्जा मान लेते हैं और इसको ऊर्जा मानते फिर गड़बड़ हो जाती है। इसमें ये शब्द बोला जाता है ऊर्जा के साथ ही कि एकांक क्षेत्रफल और एकांक समय में ऊर्जा, है ना, तापांतर की चतुर्थ घात के समानुपाती होती है, ऐसा बोला जाता है। तो वहां वो शब्द कहां मिलेगा, एकांक क्षेत्रफल एकांक समय। तो समय और क्षेत्रफल दोनों इंक्लूड है। ये केवल ऊर्जा की बात कर रहा है, क्योंकि ए और टी को उसने क्या मान लिया, एक, है ना। इसलिए आई किसके बराबर हो जाती, ई के। लेकिन जब हम इसकी विमा और मात्रक लिखते हैं तब ये चाहे एक हो, जैसे एक हो तो एक को काम में नहीं लेंगे क्या, एक सेकंड है काम में आएगा। एक सेकंड उतना ही मात्रक विमा में काम में आएगा जितने 100 सेकंड।
तो यहाँ पर इनको एक मान लेते हैं, इसलिए आई बराबर इसको सीधा ई लिखा जाता है ना। लेकिन मात्रक और विमा की दृष्टि से हमें इन सबको ध्यान में रखना, ये आपको यहाँ पर खास तौर से ध्यान रखना है। तो देखो अब क्या होगी इसकी, तो ई बराबर ई बटे ए इंटू टी बराबर सिग्मा टी की पावर 4। सिग्मा है उसको स्टीफन नियतांक कहते हैं, ये होगा ई अपॉन ए इंटू टी की पावर 4। तो मात्रक क्या होगा, जूल पर मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड इंटू केल्विन की पावर 4। देखो ताप का मात्रक केल्विन, तो इसकी यहां से इसकी यूनिट क्या आ गई, जूल सेकेंड इनवर्स मीटर स्क्वायर इनवर्स केल्विन की पावर -4। ये इसका मात्रक है भाई, क्या है इसका मात्रक। अब इसकी डायमेंशन निकालो, अब तो इसकी डायमेंशन आ जाएगी मेरे हिसाब से, बहुत इजी है। देखो कैसे इसकी डायमेंशन अब कैसे निकालेंगे, तो ये होगी डायमेंशन इसकी m1 L2 T माइनस, जूल कार्य का मात्रक है, कार्य की डायमेंशन यही होती है मेरे हिसाब से। तो अब देखो सेकेंड इनवर्स की T1 है ना, T-1 है देखो, और इसकी L-2 और इसकी K-4, सब वो लिख दो साथ में। तो M1 देखो L-2 है +2, तो L0, T-1 -2 -3 और K-4, ये इसकी डायमेंशन होगी। देखो अब देखो आगे, अब इससे आगे अगर हम देखें तो अगला जो हमारे कांस्टेंट है वो है हबल नियतांक। क्या है हबल, हबल एक साइंटिस्ट थे जो एक प्रकार के एस्ट्रोनॉमर्स थे, यानी वो खगोल विज्ञानी थे। उन्होंने ब्रह्मांड के विस्तार वगैरह के बारे में काफी कुछ बताया था, है ना। और उन्हीं के सम्मान में आज एक बहुत बड़ा टेलीस्कोप क्या होता है, जिससे हम दूर की चीजों को देखते, दूरबीन टाइप होता है, लंबा सा। गैलीलियो की फोटो में देखा आपने, इस प्रकार का होगा गैलीलियो, इस प्रकार की चीज लगा कैसे एक अंक बंद करके देखता है ना, वो टेलीस्कोप होता है। उससे क्या होता है, यहाँ बैठे हम बहुत दूर स्थित तारे ग्रह उनको देख सकते हैं। तो एक ऐसा टेलीस्कोप है जो हमारी पृथ्वी के चारों तरफ अंतरिक्ष में घूम रहा है, जिसका नाम है हबल टेलीस्कोप। वो पूरे ब्रह्मांड पर नजर जमाए रखता है ना। ब्रह्मांड की स्टडी के लिए साइंटिस्टों ने उसको बनाकर वहां पर पृथ्वी के सामने स्थापित किया है, क्योंकि हमारी पृथ्वी पर वायुमंडल है, वायुमंडल के कारण उन तारों वगैरह से आने वाला प्रकाश है वो काफी बाधित होता है ना। इसी वजह से उसको पृथ्वी से बाहर रख दिया जहां पर वायुमंडल नहीं, तो प्रकाश सीधा आता है। हबल टेलीस्कोप बहुत अच्छे से काम करता है और इसने बहुत बड़ी बड़ी गुत्थियों को सुलझाया है। और इसके साथ ही हबल टेलीस्कोप लगाने के बाद में ये जो हमारा ब्रह्मांड के बारे में जो हमारे नॉलेज है उसमें एक क्रांति आ गई है, एक एवोल्यूशन ले आया है हबल टेलीस्कोप, है ना। तो उन्हीं के सम्मान में एक इसी प्रकार हमारी एक भौतिक राशि भी होती है जिसका नाम है हबल नियतांक, है ना। वही कांस्टेंट होता है वास्तव में हबल नियतांक। देखो तो हबल नियतांक क्या होता है, हबल नियतांक ये होता है पश्चरण साल पश्चरण साल बटे दूरी। देखो पश्चरण चाल बटे क्या होती है, दूरी। तो देखो पश्चरण चाल बटे दूरी ये क्या चीज है ना। इसका पश्चरण चाल है तो इसका मात्रक तो मीटर पर सेकंड, दूरी का मात्रक मीटर, तो क्या हुआ सेकंड इनवर्स। डायमेंशन क्या हुई m0 L0 T-1। बस इतना ही है, क्योंकि हमें तो केवल विमा और मात्रा के बारे में बात करनी, बाकी कुछ चीज से मतलब थोड़ी। अब आगे देखो, इससे आगे देखो, इससे आगे अगर हम बात करें तो अब हम बात करते हैं प्रेरकत्व। किसकी बात करते हैं, प्रेरकत्व। तो देखो भाई ये प्रेरकत्व क्या होता है, इसको L से बताते हैं। इसका फॉर्मूला होता है फाई बराबर Li, है ना। इसको सौ प्रेरकत्व बोलते हैं वास्तव में तो L को, लेकिन एक और होता है अन्योन्य प्रेरकत्व। तो दोनों चीजें एक ही होती है। अन्योन्य प्रेरकत्व क्या होता है, अन्योन्य प्रेरकत्व या सौ प्रेरकत्व, दोनों के विमा मात्रक सेम होते हैं, है ना। अब देखो फाई बराबर Li, इसको M से बताते हैं। अन्योन्य प्रेरकत्व को M से, इसको L से बताते हैं। फाई बराबर Li, तो L बराबर फाई बटे I। यहाँ पर ये जो फाई है भाई ये है चुंबकीय फ्लक्स और I जो है वो है धारा। तो चुंबकीय फ्लक्स का सूत्र याद करो क्या आया था, फाई बराबर BA cos थीटा। तो यहाँ से इसका मात्रक क्या आया था, B का मात्रक और A का मात्रक याद करो। देखिए B का मात्रक वही न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर, B बराबर F अपॉन QV। तो न्यूटन पर कूलाम इंटू मीटर पर सेकंड, कूलाम पर सेकंड एम्पियर, तो न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर, है ना। क्योंकि अब हमने प्रैक्टिस कर ली और जाहिर सी बात है हमें याद हो जाना चाहिए।
तो देखो न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर, मात्रक तो कम से कम हमें अंदाजा तो कि सूत्र से निकाले। तो न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, मीटर से मीटर कट गया तो न्यूटन इंटू मीटर पर एम्पियर। ये किसका मात्रक आया? फाई का, है ना। ये फाई भी है चुंबकीय फ्लक्स। वैसे इसका मात्रक क्या था? वेबर। क्या होता है? वेबर होता है। लेकिन ये मात्रक और विमा वाले टॉपिक में काम का नहीं है, काम का ये वाला मात्रक है। तो ये उठा के यहाँ धर दो। तो L बराबर न्यूटन इंटू मीटर पर एम्पियर इंटू एम्पियर। तो क्या आया मात्रक? न्यूटन इंटू मीटर पर एम्पियर स्क्वायर। क्या आया? पर एम्पियर स्क्वायर। यह इसका मात्रक होता है भाई हेनरी। क्या होता है? हेनरी। एच से लिखते इसको, हेनरी होता है इसका मात्रक, है ना। न्यूटन इंटू मीटर पर एम्पियर स्क्वायर। अब देखो यहां से इसका मात्रक तो आगे, अब हमें निकालने इसकी विमा। तो M1 L1T माइनस 2 L1 अपॉन A2, है ना। इस प्रकार कोष्टक बड़ा ही काम में लेना हमेशा। तो देखो देखिए क्या हो जाएगी, यहां से हो जाएगी M1 L2T माइनस 2 A माइनस 2। ये इसकी विमा होगी, है ना। ये किसकी हुई विमा? 100 प्रेरकत्व की या प्रेरकत्व। अब देखो आगे, अगर हम इससे आगे बात करें तो इससे आगे हमारे जो विमा है वो आएगी दारित्य प्रतिघात, या दारित्य प्रतिघात ही ले लेते हैं, दारित्य प्रतिघात। तो भाई दारित्य प्रतिघात जो होता है इसका फॉर्मूला होता है XC बराबर 1 अपॉन ओमेगा सी। एक होता है प्रतिरोधीय या प्रेरकीय प्रतिघात। तो प्रेरकीय प्रतिघात क्या चीज होती है? XL बराबर ओमेगा L। एक होता है आपके प्रतिबाधा, है ना। ये सारी चीजें मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि सारी चीजें लगभग एक ही। इसको Z से बताते हैं, और Z बराबर इसका फॉर्मूला होता है XL माइनस XC का स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का रूट, है ना। एक ये देखो सारे, है ना। इसके अलावा एक होता है इसमें प्रतिरोध। क्या होता है? प्रतिरोध। एक होती है इसमें प्रतिघात, केवल प्रतिघात। तो प्रतिघात होती है X बराबर XC माइनस XL। इन सब में एक कॉमन चीज है, इसीलिए मैंने इन सबको लिखा। ये सारे के सारे प्रतिरोध है, ये जितने भी हैं सारे के सारे, ये R प्रतिरोध कितने में? 1 2 3 4 5। इन सब का मात्रक होता है ओम। क्या होता है? ओम। देखो धारिता का मात्रक आपके पास में है, ओमेगा जो है वो है कोणीय वेग। इसका मात्रक होता है रेडियन पर सेकेंड। रेडियन का कोई मतलब नहीं, सेकेंड इनवर्स, है ना। ये मात्रक आप काम में लो, धारिता का मात्रक काम में लो, आपको वही विमा मिलेगी जो प्रतिरोध की होती है। ठीक है भाई। और यहाँ पर भी L का मात्रक विमा अभी अभी निकाला, ओमेगा का मात्रक सेकेंड इनवर्स यहाँ बता दिया, वो रखो, सेम वैसा ही मिलेगा। यहाँ पर भी सेम वैसा ही मिलेगा, है ना। क्योंकि अगर ये दोनों ओम है तो ओम में से ओम गया प्लस ओम जुड़ा तो आएगा तो ओम ही ना, है ना भाई। 10 मीटर में से 2 मीटर घटाओ तो कितना बचा? 8 मीटर। उसको 2 से गुणा करो, 16 मीटर। क्या कोई फर्क पड़ा? रहा तो मीटर ही वो, चाहे कितनी कैलकुलेशन कर लो। तो ये सारे के सारे प्रतिरोध है। ये भी क्या है? प्रतिघात भी प्रतिरोध, ये भी क्या है? प्रतिरोध। तो इसमें आप खास तौर से ध्यान रखना, इसकी प्रैक्टिस आपको खुद को करनी है, क्योंकि विमा सब की मैं आपको बता चुका। अब देखो आगे, अब इसके बाद में अगर भाई हम बात करें तो इसके बाद में आती है लेंस की समता। क्या आती है? लेंस की समता। थोड़े ऑप्टिक्स में चलते हैं, उसकी कुछ विमाओं के बारे में बात करते हैं। लेंस की समता ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए आपको बताना आवश्यक है। लेंस की समता के बारे में आपने पढ़ा होगा, इसको पावर बोलते हैं, इसको P से बताते हैं। ये सूत्र आपने इसका पढ़ा होगा, और F को आपको मीटर में लेना है, ये भी आपको टीचर ने बताया होगा, 10th क्लास में पढ़ा था। बिल्कुल बेसिक सी चीज है। P बराबर 1/F। यहां पर अगर आप ध्यान से देखो तो F क्या है? यहाँ पर फोकस दूरी। क्या है भाई? फोकस दूरी है, फोकल लेंथ है ना। फोकल लेंथ, ये आपकी फोकल लेंथ है ना। फोकल लेंथ क्या है भाई? फोकल लेंथ यानी फोकस दूरी। P बराबर 1/F M होती है। अब इसके बाद में देखो, यहां से आपको ये पता लगेगा कि इसकी विमा और मात्रक क्या हो सकती है। दिमाग लगाना आपको, क्योंकि आपने 10th क्लास में इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ रखा है। तो यहां से अगर आप सूत्र से देखो तो इसका मात्रक आता है मीटर इनवर्स, क्योंकि फोकस वास्तव में दूरी है, और इसकी डायमेंशन आती है L-1, M0 L-1। कैसे आती है? जबकि ये गलत है, ये डायमेंशन लेस है। कैसे है डायमेंशन लेस? इसका जो मेन फॉर्मूला है, जो आपने नहीं पढ़ा था, है ना, जो आप 12वीं क्लास में पढ़ोगे, वो है P बराबर H/F।
है ना। एच वास्तव में क्या होती है, जैसे ये कोई लेंस है आपका, है ना, कोई इस प्रकार कोई रेखा आ रही ऐसे जा रही, तो ये दूरी एच है, ये दूरी एच है ना। इसी को क्या कहते हैं, समता एच। इस एच को वहां पर एक मान लिया जाता है, 1 मीटर, है ना, या 1 सेंटीमीटर जो भी है। तो इसका सीधा फॉर्मूला आपने क्या बनता है, P बराबर 1/f। लेकिन मैंने कहा था अभी अभी जब स्टीफन नियतांक मैंने पढ़ा था, तो मैंने कहा था एक मानने से उस मात्रक की वैल्यूएशन कम नहीं होती, वो उतना का उतना ही वहां काम में आता है मात्रक विमा में। तो ये क्या, मीटर मीटर विमाहीन, क्या है, विमाहीन। इसके अलावा कोई मात्रक भी नहीं है तो मात्रकहीन, यानी लेंस की क्षमता का कोई मात्रक नहीं होता, कोई विमा नहीं, लेकिन फिर भी इसका एक मात्रक बनाया गया है और उस मात्रक का नाम है डायोप्टर। क्या है, डायोप्टर, जो आपने 10th क्लास में पढ़ा है ना। तो देखो ये हो गया। इसके बाद में देखो अगली जो भाई आपके है वो है आपके आवर्धन। क्या है, आवर्धन क्या होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई, है ना। ये विमाहीन मात्रकहीन दोनों के दोनों, दिमाग लगाने की आवश्यकता है नहीं। एक इसमें होता है अपवर्तनांक। क्या होता है, अपवर्तनांक। आवर्धन पढ़ लिया हमने, अब हम बात करेंगे अपवर्तनांक की। तो अपवर्तनांक को कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। तो भाई अपवर्तनांक क्या होता है, म्यू बराबर, म्यू से लिखते हैं या इसको एन से लिखते हैं, और बराबर होता है क्या, प्रकाश का वेग बटे माध्यम में प्रकाश का, यानी सॉरी निर्वात में प्रकाश का वेग बटे माध्यम में प्रकाश का वेग। दोनों वेग है, इसका मात्रक में मीटर पर सेकंड, इसका मात्रक में मीटर पर सेकंड, दोनों कट गए, तो ये क्या हुआ, विमाहीन मात्रकहीन। इसका भी कोई मात्रक और विमा नहीं होती है, ये भी विमाहीन है, इसके अलावा मात्रकहीन है। ये सारी चीजें हो गई, है ना। तो ये हमारे मोटे मोटे जितने भी विमाएं वगैरह काम में आती थी वो मैंने आपको लगभग सारी बता दी। मेरे हिसाब से 70-80 से बाहर निकल गई होगी विमा, है ना। और आज का लेक्चर थोड़ा लंबा है हमारा, ये हमने इसीलिए किया है ताकि आज बीमा का टॉपिक ही कंप्लीट हो जाए, क्योंकि इसके ऑलरेडी 2 लेक्चर आ चुके हैं, है ना। तो अगर किसी विद्यार्थी को परेशान हुई है तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।